आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे YouTube क्लास में। मैं अनु शर्मा। आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो है छायावाद। ठीक, इसके पहले हमने 2 लेक्चर आधुनिक काल से संबंधित अपलोड कर दिया है। वो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर छायावाद को देखिए। तो इस पे हम बात कर रहे थे तो वीडियो बीच से कट गया, तो इसीलिए मैं फिर से करवा दे रही हूँ। तो छायावाद जो है वो क्या, उसका आरंभ मैंने बताया कि 1918 से 1936 तक माना जाता है। ठीक है, छायावाद का आरंभ सर्वमान्य मत है 1918 से 1936। ठीक है, और ये क्या है, ये 2 महायुद्धों के बीच की कविता है। ये ध्यान रखेंगे कि उस समय जो परिवेश था, 2 महायुद्ध, पहला महायुद्ध कब कब आरंभ हुआ, 1914 से आरंभ हुआ था। ठीक, और दूसरा जो महायुद्ध है वो 1939 में। ठीक है, एक तरह से आरंभ तो नहीं हुआ, किंतु उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी छायावाद के। जब तक हिंदी में छायावाद का समय था, उस समय तक 2 महायुद्धों की एक तरह से मैं कहूं पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। ठीक, लेकिन ये ध्यान देने की जरूरत है कि छायावाद का जो मूल उत्स है वो क्या है। जो मूल उत्स है वो है भारतीय स्वाधीनता संग्राम। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम अर्थात 1857। इस समय क्या था, अंग्रेज पूरी तरह से, अंग्रेजों की सत्ता पूरी तरह से भारत पे उन्होंने उनका नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक, और एक ध्यान देने की जरूरत है कि राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हो रहा था। तो राजनीति के क्षेत्र में उस समय तक गांधी जी का उदय हो चुका था हमारे राजनीति पटल पर। ठीक, गांधी जी 9 जनवरी 1915 तक आ चुके थे भारत, और 1917 में उन्होंने क्या अपना पहला जन आंदोलन भी आरंभ कर दिया था। कौन, किस नाम से, चंपारण सत्याग्रह नाम से। ठीक है, इसके अलावा एक नगेंद्र क्या कहते हैं, इस पर हम इस पंक्ति के माध्यम से छायावाद को अच्छे से समझ पाएंगे। जिन परिस्थितियों ने हमारे दर्शन और कर्म को अहिंसा की ओर प्रेरित किया, उन्होंने ही भाव वृत्ति को छायावाद की ओर, भाव वृत्ति, भाव से मैंने तात्पर्य अर्थ बताया था सौंदर्य की ओर। जिन परिस्थितियों ने हमारे दर्शन और कर्म को किस ओर, हमारे दर्शन और कर्म को किस ओर, अहिंसा की ओर प्रेरित किया। ठीक, अहिंसा विशेष रूप से अहिंसा के एक तरह से अहिंसा को मानने वाले कौन, गांधी। ठीक है, दर्शन और कर्म को अहिंसा की ओर प्रेरित किया, उन्होंने ही भाव वृत्ति को किस ओर, छायावाद की ओर प्रेरित किया। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ हम यह भी नहीं लगा लेंगे कि गांधी जी की जीवन दृष्टि और छायावाद जो है एक ही संदर्भ में अर्थ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कि इसका अर्थ यह नहीं है कि छायावाद और गांधी जी की जीवन दृष्टि समान है। ठीक, ध्यान रखेंगे, या स्वाधीनता संग्राम में जो भूमिका गांधी की थी वही छायावाद की हिंदी काव्य के संदर्भ में है। ये भी चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चलती हूं। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखने की है कि स्वाधीनता जो उस समय छायावाद और गांधी दोनों की परिकल्पना लगभग एक समान भी कही जा सकती थी। ठीक, दोनों का जो आगमन हुआ था साथ साथ हुआ था। ठीक, अब जान लेते हैं कि छायावाद की कुछ मुख्य विशेषताएं। छायावाद की क्या जान लेते हैं, छायावाद की विशेषता। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें जो है स्वाधीन चेतना है। जो चीजें मैं लिख रही हूं आप लोग नोट करेंगे, उसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं छायावाद को। इसमें क्या है, स्वाधीन चेतना है। ठीक, स्वाधीन चेतना है। इसके अलावा सूक्ष्म कल्पना है। स्वाधीन चेतना, सूक्ष्म कल्पना और लाक्षणिकता है। इसके अलावा क्या है,
नए प्रकार का सादृश्य विधान, ठीक है। फिर और क्या है, नया सौंदर्य बोध है, नया सौंदर्य बोध, ये सारी विशेषताएं हैं। अब स्वाधीन चेतना, सूक्ष्म कल्पना। छायावाद के पहले का युग किस नाम से जाना जाता है? छायावाद के पहले का युग जाना जाता है द्विवेदी युग के नाम से, ठीक है। द्विवेदी युग में जो भी रचनाएं होती थी वो एक तरह से स्थूल परक थी, ठीक। स्थूल परक, स्थूल मतलब क्या बताया गया था? स्थूल से अर्थ बताया गया था ना, स्थूल से अर्थ बताया गया था कि वर्णन प्रधान, ठीक है, घटना प्रधान, वर्णन की विशेष रूप से प्रधानता होती थी, ठीक। पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर वर्णन किया जाता था और उसमें वस्तु और चीजों का वर्णन किस प्रकार किया जाता था? वस्तुपरक। जिन्होंने नहीं देखा द्विवेदी युग का वीडियो वो देख लीजिएगा। और चीजों का वर्णन किस प्रकार? वस्तुपरक था। कोई भी रचनाकार जिस वस्तु को जिस प्रकार देख रहा है उसी प्रकार वो क्या कर रहा है? रचना कर भी दे रहा है। तो ये जो वस्तुपरक जो वर्णात्मक विचार है ये किस युग का है? ये है द्विवेदी युग का, ये ध्यान रखने की जरूरत है। किंतु छायावाद में आकर ये कहाँ बदल गया? सूक्ष्म कल्पना में। सूक्ष्म अर्थात जो जहां द्विवेदी युग में जो रचनाकार जिस प्रकार घटना को देख रहा है उसी प्रकार वर्णित कर रहा है, लेकिन वहीं छायावाद में ये बदला कि जो घटना जिस प्रकार दिख रही है उसके मर्म में जाकर उसके आंतरिक सौंदर्य को देखना, ठीक, वो है सूक्ष्म कल्पना। और लाक्षणिकता जो अभिधा, विशेष रूप से द्विवेदी युग का जो ये द्विवेदी युग की कविताएं हैं वो विशेष रूप से अभिधा में लिखी जाती थी, सीधा सपाट लिखा गया था उस समय, लिखी जाती थी उस समय की रचनाएं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आकर उसका अर्थ किस रूप में हुआ? लाक्षणिकता के रूप में, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, केवल जिस प्रकार कवि देख रहा है उसी प्रकार नहीं करता है उसका वर्णन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नए प्रकार का सादृश्य विधान, ठीक। और नया सौंदर्य बोध भाव बोध कैसा हुआ? सौंदर्य बोध भी एक तरह से वह भी नया बन गया, ठीक है। जो कि ये परिणाम किसका था? छायावाद जो परिणाम था वह है किसका? द्विवेदी युग का परिणाम था, ठीक है। अब छायावाद क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। जो भी चीजें लिखी जा रही हैं वो लिख लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि लाक्षणिकता और नए प्रकार का दृश्य विधान जो है वह किस युग की देन है, ठीक है। तो किस युग की देन है? वो है छायावाद युग की, ठीक है, छायावाद की। इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा की कविता का नाम बताइए या फिर कामायनी किसकी कविता है, निराला की सरोज स्मृति कब प्रकाशित हुई। इस प्रकार की अब प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। अगर आप सारी चीजों को आपने अगर गहराई में जाकर नहीं पढ़ा है तो आपको एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत होगा। तो जो भी चीजें यहाँ पे डिटेल में बताई जा रही हैं वो आप लोग एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए और नोट भी कीजिए। ये ध्यान रखेंगे कि इस कविता की सर्व प्रमुख विशिष्टता यह है कि अधिकांशतः इसमें बाह्य अर्थ से भिन्न एक भीतरी अर्थ छवि की छाया प्रतीत हो रही थी। क्या हो रहा था इसमें? बाह्य अर्थ, जो बाह्य अर्थ है, बाह्य अर्थ से भिन्न, बाह्य अर्थ से भिन्न एक, बाह्य अर्थ से, मैं लिख देती हूं, बाह्य अर्थ से भिन्न एक भीतरी सूक्ष्म अर्थ छवि की छाया प्रतीत हो रही थी, की छाया प्रतीत हो रही थी। इसीलिए इस कविता को क्या नाम दिया? इसीलिए इस कविता को छायावाद नाम दिया गया है। सूक्ष्म बाह्य अर्थ से भिन्न, बाह्य अर्थ जो है वह किस युग में अर्थ लगाया जाता था? द्विवेदी युग में।
तो छायावाद में ये क्या बदला, बाह्य अर्थ से भिन्न एक भीतरी सूक्ष्म अर्थ छवि, ठीक है, की प्रतीति होती थी। एक सूक्ष्म भीतरी एक सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति होती थी, वह क्या थी, छाया, ठीक है। और अब आगे चलते हैं और कुछ चीजें जान लेते हैं। और इसमें जो मैंने बताया कि विशेषताओं में एक दो और विशेषताएं वो नोट कर लीजिए, वो है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है, प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। और यह तो मैंने बता ही दिया कि छायावाद से पूर्व जो द्विवेदी युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी जाती थी। द्विवेदी युग में विशेष रूप से इतिवृत्तात्मक लिखी जाती थी ना, इतिवृत्तात्मक, ठीक है। इतिवृत्तात्मकता का मैंने क्या अर्थ बताया, इतिवृत्तात्मकता का अर्थ बताया है वर्णन प्रधान, ठीक है। इस प्रकार की कविताएं लिखी जाती थी, पौराणिक पात्रों को अध्ययन आधार बना के लिखी जाती थी सभी कविताएं। किंतु छायावाद में आकर ये सारी जो विषय हैं वो कहाँ बदल गए, नई भाषा में बदल गए, नई भाषा, ठीक, छंद, नए विषय भी बदल हो गए, ठीक है। नए विषय कौन कौन से विषय हैं ये हम लोग आगे जानेंगे। नए विषय, नया काव्य रूप, ये सारी चीजें परिवर्तन हुआ, नया काव्य रूप बदला, ठीक। अब आते हैं छायावाद। जो छायावाद है बहुत ज्यादा विवादित है। छायावाद को बहुत से आलोचक छायावाद मानने के समर्थन में नहीं है। इसके अलावा छायावाद को बहुत से नामों से अभिहित किया गया है, ठीक है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा गया है, स्वच्छंदतावाद भी कहा गया है, प्रकृतिवाद है, वेदनावाद है। मैं लिख देती हूँ छायावाद को और किस किस नाम से जाना गया था आलोचकों के द्वारा। छायावाद को रहस्यवाद नाम से, स्वच्छंदतावाद से, स्वच्छंदतावाद नाम से, इसके अलावा प्रकृतिवाद, वेदनावाद, सर्वोत्तमवाद, पलायनवाद, इन नामों से जाना गया था। और रहस्य जो है एक तरह से मैं कह सकती हूँ छायावाद की विशिष्टता रही है। रहस्य सबसे ज्यादा अगर किसी छायावादी कवियों में रहस्यवाद दिखाई देता है वो किसमें दिखाई देता है, महादेवी वर्मा में विशेष रूप से आपको रहस्यवाद देखने को मिलेगा। इस नामों से जाना गया था छायावाद को। हो सकता है अगर प्रश्न पूछ ले कि इनमें से कौन सा नाम छायावाद के लिए सुझाया गया था, तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब छायावाद के कवियों में ये भी ध्यान रखेंगे, छायावाद के प्रथम उन्मेष में 3 कवियों को विशेष रूप से शामिल किया गया था, ठीक। प्रथम उन्मेष में कितने, 3 बड़े कवियों को शामिल किया गया था, 3 बड़े कवि को शामिल किया गया था, ठीक है। 3 बड़े कवि क्या थी, बृहत्त्रयी थी। और कौन कौन से थे वो, प्रसाद, निराला और पंत, ठीक। इसके पश्चात क्या हुआ, इसके पश्चात महादेवी को उसमें सम्मिलित किया गया और 4 बड़े कवियों का समूह स्थापित हुआ। फिर बाद में चल के इसको बृहत्त्रयी और लघुत्रयी 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन, बृहत्त्रयी और एक है लघुत्रयी, ठीक। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से, बृहत्त्रयी के अंतर्गत तो मैंने नाम बता दिया। और लघुत्रयी के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा और महादेवी वर्मा को सम्मिलित किया गया था, ठीक। और अब चलते हैं छायावाद जो है नाम सबसे पहले किसने दिया था। देखिए छायावाद का नामकरण का श्रेय
सबसे पहले किसको है, मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, बनता है। सबसे पहले जो छायावाद नामकरण है मुकुटधर पांडे ने दिया है, ठीक है। इसके पहले छायावाद जैसा नाम प्रचलित नहीं था। तो छायावाद का जो नामकरण है किसने किया है, नामकरण एक तरह से कहूं तो नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया है, ठीक, को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। यहाँ से 2-3 प्रश्न एक साथ में बन रहे हैं कि छायावाद का नामकरण किसने किया था। नामकरण किसने, तो हम पढ़ रहे हैं मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, ठीक है। अब इसका सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ, जब ये लेख इन्होंने कितने भागों में लेख लिखा था, 4 भागों में। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1920 में। कहां से प्रकाशित हुआ था, कहां से प्रकाशित हुआ था, तो ये था जबलपुर से, जबलपुर से। किस पत्रिका में, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये याद रखेंगे श्री शारदा, श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी गई हैं बहुत बार, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। और मुकुटधर पांडे द्वारा रचित कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। किसे छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है, जिन्होंने छायावाद का छायावाद नाम दे, उन्हीं की तो पहली कविता मानी जाएगी। तो किसकी, कुर्री के प्रति, उसको क्या माना जाता है, छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है, ठीक। अब आगे चलते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो द्विवेदी युग के लगभग ईस्वी 1918 से 36 तक का प्रमुख युगवाणी रही, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। कब, किसके बाद थी, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद की कविता क्या है, छायावाद। और ये सर्वमान्य मत क्या है, 1918 से 1936, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे चलती हूं। अब छायावाद की समय सीमा देख लेते हैं क्या है। छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो शुक्ल के काव्य खंड के प्रकरण 4 के अंतर्गत नई धारा के तृतीय उत्थान, ठीक है। शुक्ल ने 4 उत्थान, प्रकरण कितने, प्रकरण माने हैं उन्होंने 4, उत्थान माने हैं उन्होंने 3। ये मैं याद करवा चुकी हूँ, इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा चीजें अच्छे से, ज्यादा ये वीडियो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो इसके पहले क्या थी, पुरानी धारा, पुरानी धारा नाम से थी ना, पुरानी धारा। फिर उसके बाद क्या आती है, नई धारा, नई धारा, नई धारा, प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान। इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रथम उत्थान के अंतर्गत भारतेंदु युग, ध्यान रखेंगे, भारतेंदु युग, ठीक। नई धारा, द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान के अंतर्गत क्या आता है, द्वितीय उत्थान के अंतर्गत यह आता है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। अब तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान के अंतर्गत क्या आता है, तृतीय उत्थान के अंतर्गत ये आता है हमारा छायावाद, ध्यान रखेंगे, ठीक। ये नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत माना जाता है। सर्वमान्य मत क्या है, 18 से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छायावाद को बच्चन सिंह क्या मानते हैं, छायावाद को जो है बच्चन सिंह मानते हैं स्वच्छंदतावाद, ठीक। छायावाद को, छायावाद अगर पूछ लेता है, छायावाद को छायावाद ना कहकर कौन से आलोचक है जो कि स्वच्छंदतावाद कहते हैं, तो कौन से आलोचक कहते हैं, तो वो कहते हैं बच्चन सिंह, ठीक है। उनके अनुसार छायावाद कहने से उस समय की परिस्थितियों का बोध नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार उस समय तत्काल में गद्य और पद्य दोनों ही रचनाएं लिखी जाती थी। इससे छायावाद केवल इसलिए नहीं, हम छायावाद नहीं कह सकते हैं इसको, और ये छायावाद को भारतीय नहीं मानते हैं बच्चन सिंह, इसलिए वह इसको क्या कहना उचित समझते थे, स्वच्छंदतावाद कहना ज्यादा उचित समझते थे, ठीक।
अब चलते हैं आगे, और ये भी ध्यान रखेंगे इसका समय सीमा, इसकी छायावाद की समय सीमा कब से 1920 से 1940 तक मानी है। ठीक है, 1920। सभी आलोचकों ने 1918 से, सर्वमान्य मत भी 1918 है, लेकिन बच्चन सिंह 1920 से मानते हैं। ये ध्यान रखना है चीजें। ठीक है, नगेंद्र का देख लेते हैं। नगेंद्र का मत भी इंपॉर्टेंट है। नगेंद्र जो है 1918 से 1938, ये लेकिन 38 तक मानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और सर्वसम्मति मत क्या है, 1918 से 1936, ध्यान रखिएगा सर्वसम्मति मत से क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं आलोचकों की दृष्टि से छायावाद। जो विभिन्न आलोचक हुए हैं उन्होंने छायावाद को क्या क्या कहा है। ठीक है, और एक चीज इसके अंतर्गत जान लेते हैं यहां पर कि छायावाद की अंतर वस्तु क्या रही है। अगर पूछ लिया जाए छायावाद की अंतर वस्तु, छायावाद की अंतर वस्तु क्या रही है, तो क्या क्या है चीजें इसमें। वैयक्तिक स्वतंत्रता पर बल है। ठीक है, वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वातंत्र्य। ठीक है, वैयक्तिक स्वातंत्र्य। इसके पहले जो द्विवेदी युग था, उस यहाँ द्विवेदी युग में किसको प्रधानता दी जाती थी, समाज को। ध्यान रखनी है चीजें। ठीक है, और वही चीज छायावाद में किस में बदल जाता है, व्यक्ति में। ठीक है, वैयक्तिक स्वातंत्र्य का स्वर इसमें प्रधान है, वैयक्तिक स्वातंत्र्य का स्वर प्रधान है, वैयक्तिक स्वातंत्र्य का स्वर। ठीक, और रूढ़ियों से मुक्ति, रूढ़ियों से मुक्ति, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास है। ठीक है, जितने प्रकार के सामाजिक बंधन होते हैं उनसे क्या उनसे क्या करने का प्रयास है, मुक्ति का प्रयास है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक स्पंदन, प्रकृति तो यहाँ है ही, प्रकृति का एक तरह से मानवीकरण किया गया है, वो मानव के समान बातचीत कर सकती हैं, रो सकती है, हंस सकती हैं। और इसके अलावा गीतात्मकता, गीतात्मकता तो है, इसके साथ ही मधुर वेदना भी है, यहाँ यह भी ध्यान रखना है। गीतात्मक मधुर वेदना, जितने भी शुक्ल की जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू पढ़िएगा तो वहां वेदना का स्वर विशेष रूप से आता है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़िएगा तो वहां पे आपको वेदना का स्वर मिलेगा। ठीक है, उनका आंसू में एक पंक्ति आती है ना कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक है, तो वहां वेदना की प्रधानता है। ठीक, अब और महादेव वर्मा की एक पंक्ति है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, ध्यान रखेंगे सारी चीजें। अब है इसके अलावा नारी विषयक, नारी विषय क्या है, नव्य धारणा है। ठीक है, नारी से संबंधित क्या है, नवीन धारणा का उद्भव हुआ था छायावाद में। इसके अलावा क्या है, युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति। ठीक, उसमें क्या है, युगीन सत्य, उस युग का सत्य का और यथार्थ की अभिव्यक्ति। ठीक है, इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना। ये किसकी राष्ट्रीय प्रधानता किस में देखे जा सकते हैं हम लोग, किस रचनाकार में, प्रसाद में। ठीक है, आई होप की चीजें आप लोग को समझ आई होंगी। आप लोग ये थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ ले कि रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये सारी विशेषताओं को देकर अगर कुछ एक गलत दे देता है, उसमें से पूछ लेता है कि कौन सी विशेषता नहीं है छायावाद की, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कौन कौन सी विशेषता है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वर है, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास है, प्राकृतिक स्पंदन है,
गीतात्मक मधुर वेदना है, नारी विषयक नवीन धारणा है, योगीन सत्य है और यथार्थ की अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब चलते हैं आगे। आलोचकों की दृष्टि में छायावाद को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक, रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले तो शुक्ल को ही देखते हैं। शुक्ल क्या कहते हैं? छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। यही प्रश्न यहीं से बन जाता है कि पूछ लेगा कि छायावाद शब्द का प्रयोग शुक्ल के अनुसार कितने अर्थों में देखना चाहिए। ध्यान रखेंगे, दो अर्थों में। ठीक, दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद, एक किस अर्थ में? एक है रहस्यवाद के अर्थ में। ठीक है, हाईलाइट भी की गई ये चीजें। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। किससे होता है रहस्यवाद का संबंध? काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। रहस्य का संबंध किससे होता है? रहस्य का जो संबंध है वो काव्य वस्तु से होता है और रहस्य को ही आधार बनाकर क्या करता है? उस अनंत अज्ञात प्रियतम की चित्रमयी भाषा में क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, अभिव्यंजना करता है। ठीक, इस अर्थ में। और दूसरा प्रयोग कहाँ? काव्य शैली या पद्धति विशेष में, काव्य शैली या पद्धति विशेष में। ठीक है, पहला कौन सा है? ये ध्यान रखने वाली पंक्ति है। पहला है रहस्यवाद में, रहस्यवाद के अर्थ में, और दूसरा किस में लिया है? दूसरा लिया है काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में। ठीक, काव्य शैली या पद्धति विशेष। अब रहस्य की तो बात की जहां पे वो क्या करते हैं? अपने जो प्रियतम है, जो अनंत अज्ञात प्रियतम है, उसकी चित्रमय भाषा में क्या करते हैं? प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करते हैं। अब है काव्य शैली। काव्य शैली में व्यापक अर्थ में होता है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छायावाद के रूप में अप्रस्तुत का कथन। काव्य शैली से क्या तात्पर्य? प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली अप्रस्तुत का कथन। ठीक है, ये महादेवी वर्मा से जोड़िए। आप लोग महादेवी वर्मा की रचनाओं को पढ़िएगा तो वहां समझ में नहीं आएगा वो अपने प्रेमी को संबोधित कर रही हैं या ईश्वर को संबोधित कर रही है। ठीक, तो प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत। ठीक, जो अब प्रस्तुत करके अप्रस्तुत अर्थात ईश्वर से संबंधित कर देते हैं। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता से क्या अर्थ बताया था? इतिवृत्तात्मकता से अर्थ मैंने बताया था कथात्मकता या फिर विचारात्मकता। ठीक है, की प्रक्रिया के रूप में हुआ है। ठीक, अब जो है आई होप कि आपने ये परिभाषा समझा होगा, समझाने की मैंने पूरी कोशिश भी की। और कहां से आया? आचार्य शुक्ल जो मानते हैं वो कहां से आया? यूरोप। सबसे पहले तो वो मानते हैं यूरोप से उसका प्रभाव कहाँ आया? यूरोप से उसका प्रभाव आया है बंगला साहित्य पे। ठीक, बंगला से फिर हिंदी में आया है। बंगला पे जितने भी प्रभाव है वो आप लोग देखिएगा बंगला साहित्य पर ही पड़ा है। इसका कारण रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहीं अगर अपना डेरा जमाया तो वो क्या है? बंगाल ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल ही पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आई। तो ये जो छायावाद है वो यूरोप से कहाँ आया? बंगला में। ठीक है, और बंगला से फिर हिंदी में आया। ठीक, छायावाद। आगे चलते हैं। अब नंद दुलारे वाजपेयी एक तरह से ये समर्थक आलोचक है छायावाद के। ठीक, ये ध्यान रखना है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। आध्यात्मिक छाया, ये किससे जोड़ते हैं? अध्यात्म से जोड़ देते हैं। आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। ठीक है, यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। आध्यात्मिक छाया का भान से किसकी परिभाषा याद रखनी है?
नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा। और ये ध्यान रखेंगे परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। जो भी यहाँ पे परिभाषाएं लाई गई हैं वो इंपॉर्टेंट ही परिभाषाओं को उठाकर लाया गया है, तो ध्यान रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी का कथन। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या मानते हैं? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, ठीक है। शक्ति काव्य क्यों कहते हैं ये बताइए, शक्ति काव्य क्यों कहा है इन्होंने? शक्ति काव्य इसीलिए कहा है क्योंकि उस समय जो छायावाद है वो जागृति करने का कार्य कर रही है, ठीक है। जो अंग्रेजों की जो सत्ता काबिज होने के बाद एक तरह से, और भारतीय जो है वो विशेष रूप से जागृत नहीं थे इसे लेकर, तो उसे जगाने का कार्य भी कर रही है कौन? छायावाद। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शक्ति काव्य कहते हैं, ठीक। आगे चलती हूँ। नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते थे। स्थूल किस युग की विशेषता है? स्थूलता द्विवेदी युग की है ना, द्विवेदी, ठीक है। और उसमें क्या होता था, जिस प्रकार सीधी सपाट भाषा में वस्तुपरक, एक प्रकार से वस्तुपरक गुण, छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति पूरी तरह से सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। सूक्ष्म कौन है? छायावाद। तो ये क्या मानते हैं? एक तरह से द्विवेदी युग के विरुद्ध है ये छायावाद, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस परिभाषा को अगर शॉर्ट किया जाए तो छायावाद राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। एक तरह से रामस्वरूप चतुर्वेदी और नामवर सिंह की जो छायावाद के संबंध में परिभाषा है वह एक तरह से मिलती ही है। शक्ति काव्य से तात्पर्य वही है कि जागृत करने का कार्य किया है छायावाद में, और राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति हुई है। छायावाद में क्या है? राष्ट्रीय जागरण, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति छायावाद में हुई है, किसके अनुसार? नामवर सिंह के अनुसार। प्रसाद, पर ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है और पूछी भी गई, इनफैक्ट सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट ही हैं। जब वेदना के आधार पर, वेदना अगर शब्द मिलता है ना तो विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद ही वहां पे शामिल होंगे और महादेवी भी होंगी, लेकिन यहाँ पे वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे। स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति, ठीक है। स्वानुभूति ही गुण रहा है एक तरह से छायावाद के, स्वयं की अनुभूति, ठीक है, जो कि द्विवेदी युग में बिल्कुल उस पर क्या था? प्रतिबंध था। स्वयं की अनुभूति कुछ नहीं होती है, वहां समाज ही सब कुछ है, और यहाँ पे आकर वह चेतना किसमें बदलने लगी? व्यक्ति में, ठीक। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में छायावाद नाम से अभिहित किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस परिभाषा को। आगे चलते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार देख लेते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये भी एक तरह से अध्यात्म से जोड़ते हैं छायावाद को। तो क्या कहते हैं? परमात्मा की छाया कहाँ? आत्मा में पड़ने लगती है, और आत्मा की छाया कहाँ? परमात्मा में पड़ने लगती है, ठीक। तभी क्या होती है? छायावाद की सृष्टि होती है। ध्यान रखेंगे इस परिभाषा को। महादेवी वर्मा क्या मानती हैं? महादेवी वर्मा मानती छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। प्रकृति के बीच, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया ही गया है, और महादेवी मानती भी है प्रकृति के बीच क्या है? जीवन का उद्गीत है, ठीक। उद्गीत से याद रखिएगा, उद्गीत, इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, सर्वात्मवाद क्या होता है, ये सारी चीजों को आगे, ठीक। रामविलास शर्मा क्या मानते हैं? रामविलास शर्मा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह देख लीजिए, यहाँ पे नगेंद्र ने कहा है ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। लेकिन ये क्या मानते हैं? रामविलास शर्मा मानते स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। किसके विरुद्ध है? वरन थोथी नैतिकता, थोथी माने थोपी हुई नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। क्या है? छायावाद जो है वह थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या है? विद्रोह है, ठीक है। और रामविलास शर्मा की दृष्टि कैसी रही है? ये मार्क्सवादी दृष्टि रही है, ठीक। तो मार्क्सवाद होने के नाते ये जो है, मार्क्सवाद दो ही समाज में दो ही वर्ग मानता है, एक तो शोषक और एक शोषित, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। उसके अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है।
और शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या नाम दिया। ये प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद को मधुचर्या नाम किसने दिया? छायावाद को मधुचर्या नाम देने वाले कौन है? ध्यान रखेंगे कौन? शुक्ल। ठीक। और छायावाद के काव्य को किस प्रकार की भाषा? चित्र भाषा कहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने छायावाद की परिभाषाओं में किस प्रकार के रहस्य और क्या चीज को ध्यान में रखा है? रहस्य काव्य भाषा के अंतर्गत चीजें मानी है ना। ठीक, आगे चलते हैं। अब छायावाद की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है? आत्माभिव्यक्ति से तात्पर्य आत्म और अभिव्यक्ति। आत्म माने अपनी, अभिव्यक्ति। ठीक है, वैयक्तिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मुक्त से संबंध थी। वैयक्तिक क्या है? वैयक्तिक स्वतंत्रता है। ठीक। निराला ने अपनी पुत्री के निधन पर शोक गीत लिखा। यहाँ पे क्या है? अपनी भी तो कुछ, आत्म माने अपनी भी तो कुछ पीड़ा है समाज के अलावा। यहाँ पे इसी से क्या बनाते हैं? निराला अपनी पीड़ा को आधार बनाते हैं। ठीक है, यहाँ अपनी पीड़ा को आधार बना के किस पर लिखते हैं? निराला अपनी पीड़ा को आधार बनाकर अपनी पुत्री पर शोक गीत लिखते हैं, जो कि हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। क्या नाम से? किस नाम से बना? सरोज स्मृति नाम से लिखा और जीवन की अनेक बातें साफ साफ कह डाली। ठीक है, जीवन की अनेक बातें वो साफ साफ कह डालते हैं। आप शोक गीत जो सरोज स्मृति आपके सिलेबस में लगी हुई है, उसको पढ़िएगा तो लगेगा कि वो अपने आप को पिता नहीं मानते हैं। अच्छा, ठीक। संपादकों द्वारा मुक्त छंद का लौटाया जाना, विरोधियों का शाब्दिक प्रहार, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एकदम नए ढंग से सरोज का विवाह करना इत्यादि लिखकर सामाजिक क्षेत्र में अपने अनुभव सीधे सीधे शैली में अभिव्यक्त किए हैं। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है कि द्विवेदी युग की क्या विशेषता है? द्विवेदी युग की विशेषता है प्रबंध काव्य। और यही छायावाद में आकर ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये मुक्तक में परिवर्तित हो जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें समग्र जीवन को आधार बनाया जाता है। जैसे राम के समग्र जीवन को आधार, बचपन से लेकर सीता निर्वासन तक की घटना को अगर आधार बनाया गया है तो वो क्या है? वो प्रबंध काव्य है। मुक्तक काव्य कि जीवन के एक अंश को, एक महत्वपूर्ण अंश को आधार बनाकर लिखा गया काव्य है। ठीक है, और इसके संबंध में आचार्य शुक्ल की बहुत अच्छी परिभाषा भी है कि अगर प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या? चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? निराला जो है अपनी बेटी का विवाह किस प्रकार करते हैं? विभिन्न प्रकार के विरोधियों को शाब्दिक प्रहार को सुनते हैं और उनकी मुक्त छंद को लौटाया जाता है। उनकी एक कविता होती है जूही की कली 1916 में। ठीक, उस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में नहीं छापते हैं, अश्लीलता का आरोप लगाकर भेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आकर ये जो लेखक हैं वो कहाँ बदल जाते हैं? समाज में समाज का चित्रण ना करके वो निराला लिखते भी हैं कि मैं शैली अपनाई। ठीक है, मैं शैली अपनाई, अपने को लिखा है। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एकदम नए ढंग से, समाज के जितनी भी रूढ़ियों को तोड़ते हुए, आप अगर सरोज स्मृति पढ़ेंगे तो देखेंगे एक नए तरह का ही विवाह था जिसमें न पंडित थे ना और माने किसी प्रकार की कोई जिस प्रकार के रूढ़ियां होती हैं विवाह में उस प्रकार का कुछ नहीं था। ठीक, सरोज का विवाह करते हैं वो, उसकी सीधी सादी सीधे सीधे मैं भाषा में अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि निराला का एक कथन भी है, मैं शैली अपनाई। ठीक है, आगे चलती हूँ। स्वच्छंदतावाद अगर पूछ लिया जाए तो छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने नाम दिया है? स्वच्छंदतावाद नाम दिया है बच्चन सिंह ने। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब है स्वच्छंदतावाद की यह प्रवृत्ति देशगत कालगत रूढ़ियों के विरुद्ध हमेशा रही है। ठीक, स्वच्छंदतावाद जो है वो हमेशा से क्या रहा है? रूढ़ियों के विरुद्ध कार्य करता है।
स्वच्छंद होकर कार्य करता है। जो एक व्यक्ति जो चाहता है वो वह करता है, ना कि वह समाज को देख कर करता है कि मुझे यह कार्य अब नहीं करना चाहिए, समाज के लोग क्या कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार का स्वच्छंदवादी व्यक्ति नहीं सोचता है, वह जो चाहता है वही कार्य करता है। ठीक है, यहाँ कहीं भी बंधन है, जहाँ कहीं भी बंधन है, समाज, राज्य, कविता और जीवन तमाम स्तरों पर इन रूढ़ियों का स्वच्छंदतावादी कवि विरोध करते हैं। ठीक है, कविताओं के माध्यम से सभी क्या करते हैं, स्वच्छंदतावादी कवि तमाम प्रकार के बंधनों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक, द्विवेदी युगीन खड़ी बोली में स्थूलता, वर्णात्मकता अधिक है, इससे दूर होने का काम करते हैं छायावादी कवि। जो एक तरह से द्विवेदी युग में समाज प्रधान था, नैतिकता प्रधान थी। ठीक है, मानव प्रधान, एक व्यक्ति प्रधान नहीं था। ठीक है, एक व्यक्ति का सुख दुख कुछ नहीं होता है, समाज को लेकर चलना है वहां पर। ठीक, लेकिन वहीं छायावाद में आकर वो क्या चीज में बदलने लग जाता है। कोई भी चीज की जब अति हो जाती है तो वहां से वो क्या होती है, हटने लग जाती है चीजें। जैसे कि देख लीजिए, भक्ति काल में भक्ति की बहुत ज्यादा ही एक तरह से प्रचलन हो गया था, तो वो रीति काल में एक तरह से भक्ति काल किसमें बदल जाता है, पूर्णतः श्रृंगार से। इसी प्रकार द्विवेदी युग में केवल नैतिक बंधन, रूढ़ी, समाज, यही जो चीजें थी वो आगे चल के छायावाद में सारी चीजें कवि क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। उसकी स्थूलता, वर्णात्मकता पद्धति जो होती है वो भी तोड़ने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, छायावादी कवियों के द्वारा। ठीक, प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम तो यहाँ है ही, प्रकृति का मानवीकरण ही है। संध्या सुंदरी परी सी, संध्या सुंदरी को एक तरह से परी बताया गया है, इस प्रकार की कविताएं लिखी गई हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस प्रकार। ठीक, कवि मानव जीवन की समस्त भावनाओं और अनुभूतियों को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ये ध्यान रखना है, मानव क्या करता है, मानव जीवन की सभी जितनी भी भावनाएं हैं उसको क्या करता है, जितनी भी भावनाएं हैं उसको प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ठीक, जितने भी उसके सुख दुख जो भी हैं वो अभिव्यक्ति किससे करता है, प्रकृति से। अब है रहस्यवाद। रहस्यवाद जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें देखते हैं आध्यात्मिक प्रेम भावना या अलौकिक प्रेम भावना का सर्वरूप अधिकांशतः महादेवी की कविताओं में मिलता है। मैंने बताया जैसे कि रहस्यवाद किनकी कविताओं में विशेष रूप से है, महादेवी की कविताओं में। वे अपने को प्रेम के उस स्थान पर बताती हैं जहां प्रेमी और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, वो क्या बताती हैं, वो प्रेम के इस स्थान पर खड़ी हैं कि प्रेमी और उनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया है। ठीक, ये क्या रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। और रहस्यवादी कवि कौन है, रहस्यवादी कवि जो है वो महादेवी वर्मा है। अब है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण। राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण ये एक तरह से जयशंकर प्रसाद की कविताओं में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, शायद और पीपीटी बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं बताते चलती हूँ लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक जागरण की जो गुण है वो विशेष रूप से किसमें हम लोग देख सकते हैं, प्रसाद के नाटकों में विशेष रूप से देख सकते हैं। ठीक, कि जहां पर वो राष्ट्रीय भावना को, संस्कृति को, अपना हम भारत की संस्कृति को सामने लाते हैं और मानव प्रेम और एक तरह से व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की अगर तुलना की जाए तो प्रसाद हमेशा से ही राष्ट्रीय प्रेम को उन्होंने बहुत ऊंचे पर रखा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आकाशदीप कहानी में भी देख सकते हैं आप, और इसके अलावा उनका एक पुरस्कार कहानी है उसमें भी आपको देख सकते हैं ये चीजें। ठीक है, अब है कल्पना की प्रधानता। इस युग में जो कि ये किसका परिणाम है, ये द्विवेदी छायावाद किसका परिणाम है, एक तरह से मैं कहूँ द्विवेदी युग का परिणाम है। क्यों, क्योंकि द्विवेदी युग में केवल और केवल पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर चीजें लिखी गई
और एक तरह से मैं कहूँ तो कल्पना को वहां विशेष रूप से महत्व दिया ही नहीं गया। ठीक, जिस प्रकार रचनाकार जिस चीज को देख रहा है वह उसका वर्णन उसी प्रकार सीधी सपाट भाषा में करता है। ठीक, कल्पना की जो कलात्मकता होती है, ठीक, उसको हम नहीं देख सकते हैं द्विवेदी युग में। कल्पना की प्रधानता एक तरह से कहाँ देखी जा सकती है? छायावाद में हम लोग देख सकते हैं विशेष रूप से। ठीक, और दार्शनिकता है छायावाद में वेदांत से लेकर आनंदवाद तक का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बौद्ध और गांधी दर्शन की भी झलक मिलती है। यहाँ तो हम देखेंगे कि क्या चीज, छायावाद के जितने भी कवि हैं, 4 विशेष रूप से, कौन कौन? पहले है प्रसाद, फिर कौन? प्रसाद के बाद हैं निराला, पंत और महादेवी वर्मा। ये सभी किसी न किसी दर्शन से प्रभावित है। ठीक, ध्यान रखने की जरूरत है, किसी न किसी दर्शन से प्रभावित है। अगर प्रसाद की बात करें तो प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित है? शैव दर्शन से प्रभावित है। महादेवी किस दर्शन से प्रभावित है? तो वह बुद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित है। निराला अद्वैतवाद से प्रभावित है, वेदांत से प्रभावित है। पंत किस दर्शन से प्रभावित है? वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। जो भी चीजें मैं बता रही हूँ वो मैं लिख देती हूँ, वरना आप लोग नोट नहीं करेंगे। पंत किस दर्शन से? पंत जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। पंत किस दर्शन से प्रभावित है? अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ठीक, उसके बाद निराला किस दर्शन से प्रभावित है? निराला है अद्वैतवाद, निराला अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ठीक, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, उससे प्रभावित है। ठीक, उसके बाद महादेवी जो है वह बुद्ध के दुखवाद से प्रभावित है। ठीक, प्रसाद किससे? प्रसाद जो है वह शैव दर्शन से प्रभावित है। ये ध्यान रखना है। ठीक, ये सारी चीजें जो भी लिखी जा रही हैं। अब शैलीगत प्रवृत्तियां यहाँ पे देख लीजिए कि उस समय किस प्रकार की शैली थी। शैलीगत प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं मुक्तक गीति शैली। यहाँ पे मुक्तक की प्रधानता रही है, ध्यान देने की जरूरत है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि प्रबंध और मुक्तक 2 प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी। मुक्तक शैली के अंतर्गत क्या था? गीति शैली के सभी तत्व, वैयक्तिक, भावात्मक, गीति शैली के सभी तत्व कौन कौन से? वैयक्तिकता, भावनात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता छायावादी कवियों के काव्य में मिलती है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, क्या क्या चीजें मिलती हैं? वैयक्तिकता, ठीक, भावनात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता, ये सारे काव्य विशेषताएं छायावाद के अंतर्गत आती है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक, क्या है? संक्षिप्तता है, संगीतात्मकता है, भावनात्मकता है, वैयक्तिकता है और कोमलता है। ठीक, और प्रतीकात्मकता, ये जो भी चीजें बताई गई उस समय प्रतीक शैली में, ठीक है, प्रतीक भाषा में बताई गई। ठीक है, प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है, सीधे सपाट भाषा में वर्णन नहीं किया गया। जो भी उस समय की जो रचनाएं लिखी जाती थी। प्राचीन एवं नवीन अलंकारों की प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। प्राचीन जो परंपरा से चले आ रहे हैं और नवीन जो नए, ठीक है, अलंकार, उसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। किसमें? छायावाद में। और किस किस प्रकार के? मानवीकरण तो प्रमुखता से इसका नाम लिया ही जाता है। मानवीकरण, विरोधाभास, विशेषण विपर्य, ये सारी गुण किसके हैं? छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा क्या? कोमलकांत, पदावली, जो भी रचनाएं हैं उसमें ओज गुण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखने वाली जरूरत है कि ओज गुण की प्रधानता नहीं मिलेगी। केवल निराला की रचनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी में भी ओज की प्रधानता नहीं है। सभी की रचनाएं विशेष रूप से कोमलकांत, पदावली
कोमल कांत शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक, अब देख लेते हैं कि जो भी छायावादी राष्ट्रीय प्रेम के कवि हैं उनका जीवन कालक्रम, ठीक है, ये देख लेते हैं। प्रसाद का जन्म कब हुआ? प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी, ये ध्यान रखिएगा। दोनों का जन्म कब होता है? दोनों का जन्म होता है 79 में। 79 नहीं कहूंगी, 89 में। ठीक, प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों का जन्म 89 में, 1889 में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी 89। अब है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त कौन? सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई। उनका जन्म कब? 1895। निराला का कब? निराला का थोड़ा विवादास्पद है, उनका 96 भी माना जाता है और 99 भी, विशेष रूप से 99 ही ध्यान रखिएगा। ठीक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, उनका जन्म कब होता है? 1897। ठीक, पंत का कब? 1900 में। भगवती चरण वर्मा का 1903 में। राम कुमार वर्मा का कब? 1905 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का कब होता है? सुभद्रा कुमारी चौहान का 1905 में, और राम कुमार वर्मा दोनों का कब? 5 में। ठीक है, सुभद्रा कुमारी और राम कुमार वर्मा, राम कुमार। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीजें। महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है? महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन 1907 में। पूछा जाता है ये चीजें, इसलिए मैं लेकर आई हूं, 1907 में। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में। रामेश्वर शुक्लांचल का जन्म कब हुआ था? 1915 में। जो भी रचनाकार यहाँ लिखे गए हैं वो छायावादी राष्ट्र प्रेम कवियों का जो यहाँ पे जीवन क्रम दिया गया है, जन्म वर्ष दिया गया है, वो एकदम आप लोग को मोस्ट याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था। अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे चीजें कि कब क्या इनका जन्म हुआ था, ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 2 में आगे हम लोग चलेंगे। ठीक, धन्यवाद आप लोगों ने इसे देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।